हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारी ई लेक्चर सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उपस्थित हुआ हूं मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक है वनों की में वृद्धि यानी ग्रोथ इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में वृद्धि किस प्रकार से होती है, ग्रोथ किस प्रकार से होती है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और पौधे के या वृक्ष के भागों को भी मैं आपको बताऊंगा कि पौधे में बेसिकली कौन कौन से भाग होते हैं। दोस्तों, वनों में जो वृद्धि होती है वो अभी तक केवल सम आयु वनों तक ही सीमित की गई है। सम आयु वन का मतलब ये होता है कि ऐसे वृक्ष जो एक साथ एक ही समय पर एक जगह पर लगाए जाते हैं, उन वनों को हम सम आयु वन कहते हैं। यदि कोई वन या कोई वृक्ष अपनी ज़रूरत पड़ने पर या हमारी ज़रूरत आने पर अगर हम उसको बीच में किसी भी हिसाब से काट लेते हैं, उपयोगिता के आधार पर उपयोग आने पर अगर हम उसको काट लेते हैं और उसकी जगह पर कोई नया वन वृक्ष लगा देते हैं, कोई नया वृक्ष लगा देते हैं, तो फिर जो ग्रुप हमारा उनका बढ़ता है, उस ग्रुप के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर वो हमारा सम वन नहीं कहलाएगा, क्योंकि नया वृक्ष और लगे हुए वृक्ष इन दोनों की आयु में बहुत गैप आ जाता है। तो कहने का मतलब ये समायु वन हम उसी को ही कह सकते हैं जिनको या जिन वनों को या जिन वृक्षों को एक समय पर एक स्थान पर एक साथ लगाया गया हो, जिनको पोषक तत्व एक साथ दिए जाते हों, जिनका वृद्धि विकास एक साथ होता हो, जिनको खनिज पदार्थ एक साथ मिलते हों, जिनको एक साथ काटा जाए, जिनकी उपयोगिता एक साथ हो, उनके गुण दोष हर एक क्रिया प्रतिक्रिया जिन वृक्षों की साथ साथ होती हो, उन वृक्षों को और उन वृक्षों से बने हुए वनों को हम समायु वन कह सकते हैं। दूसरा शब्द आता है विषमायु वन का। विषमायु वन, जैसा कि आप लोग जान ही चुके हो कि विषमायु वन जो कभी भी एक साथ ना लगाया जाता हो। समायु वन में ही इसका उपयोग होता है जब किसी वृक्ष की उपयोगिता के आधार पर अगर किसी वृक्ष को उसकी जरूरत पड़ने पर हमारे द्वारा काट लिया जाता है और उसकी जगह पर उसके प्लेस पे कोई नया ट्री फिक्स कर दिया जाता है, तो ऐसे वृक्ष में जो हम आयु का आकलन करते हैं वो हमारी विषमायु वन कहलाते हैं। यानी इस प्रकार से बने हुए वृक्ष हमारे विषमायु वन कहलाते हैं। इसके बाद समायु वनों में वृक्षों की परस्पर स्पर्धा के कारण यानी आपसे जो उनमें कंपटीशन होता है, बराबर वे में जो सारे वृक्षों में जो कंपटीशन होता है, उन कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, उस प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की ऊंचाई, वृद्धि और विकास में जो अंतर आ जाता है, उस अंतर के कारण वृक्षों को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, कुछ समूहों में उसको बांटा जा चुका है, जिसमें से सबसे पहला है अधिरोही वन यानी डोमिनेंट ट्री। ये वे वृक्ष होते हैं जिनका पर्ण वृक्ष बहुत अच्छा होता है या जिनका पर्ण आवरण का मतलब होता है हरा हुआ स्थान। वृक्षों के ऊपर का जो पर्ण आवरण होता है, पत्ते से ढका हुआ जो स्थान होता है, जितने लेवल पे या जिस हिस्से में या जिस प्लेस पे वृक्षों के पत्ते फैले हुए होते हैं, वह वृक्ष का पर्ण आवरण कहलाता है। तो जो डोमिनेंट ट्री होते हैं, इन वृक्षों का पर्ण आवरण यानी ट्री का जो लीफ एरिया होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, बहुत चौड़ा होता है और पर्ण आवरण इनका बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार के वनों को, इस प्रकार से के वृक्षों से बने हुए वनों को हम अधिरोही वन कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अधिरोहित वन। इसको कहते हैं डोमिनेंट ट्रीज। ये वो वृक्ष होते हैं जो उच्चतम पर्ण आवरण वाले नहीं होते हैं, यानी उनके आकार, उनके शेप के अकॉर्डिंग इनका पर्ण आवरण हो जाता है। जैसे कि हम अशोक के पेड़ को इसका एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अशोक के पेड़ को हम जिस प्रकार से ढाल देते हैं, हम जब उसकी कटिंग करते हैं, जब हम उसकी कैनोपी को जो है सेट करते हैं, तो अपनी कैनोपी के अकॉर्डिंग ही, पर्ण आवरण के अकॉर्डिंग यानी उसके आकार के अकॉर्डिंग ही वो वृद्धि विकास कर जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए पेड़ों के वृक्षों को और वृक्षों से बने हुए वनों को हम अधिरोहित वन वृक्ष कहते हैं यानी डोमिनेटेड ट्रीज कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है दोस्तों आच्छादित वृक्ष। आच्छादित वृक्ष वे होते हैं जिनमें ऊंचाई दोनों आधे से कुछ अधिक होते हैं,
यानी जो उनकी एक सीमा होती है, उनका एक बढ़ने का एरिया होता है, दायरा होता है, उस दायरे के उस कैपेसिटी से जो वृक्ष ज़्यादा निकल जाते हैं, जो ऊंचे ज़्यादा चले जाते हैं, उनको हम आच्छादित वृक्ष कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मरे हुए यानी डेड एंड मोरिबंड ट्रीज। इसमें वो वृक्ष आते हैं जिनके बीज मरे हुए होते हैं, यानी जब हम उनको उगाते हैं, लगाते हैं, तो बीज अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जब उन्हें मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिल पाता है तो वो ग्रो नहीं कर पाते, वो जो है सीड से सीडलिंग नहीं बन पाते हैं। इस कंडीशन पे कुछ समय बाद वो अपने आप ही स्वतः ही जनरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाद में अपने हिसाब का मॉइस्चर कंटेंट मिल जाता है और उनका सीड जर्मिनेट हो जाता है और वो सीड से सीडलिंग बन जाते हैं। क्योंकि उनका जो अपर लेयर होता है, सीड का जो अपर लेयर होता है, जो उनका बाहरी आवरण होता है, वो क्रैक नहीं होता, वो फटता नहीं है। उसके फटने के उपरांत ही हमारा बीज जर्मिनेट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो बने हुए वृक्ष होते हैं और उन वृक्षों से बने हुए जो बीज होते हैं, उन बीजों को हम मरे हुए वन वृक्ष भी कहते हैं या मरे हुए वन कहते हैं, या मरे हुए वनों से, मरे हुए वन वृक्षों से जो वन बना हुआ है, इस प्रकार से हम उनको दर्शा सकते हैं। इसके बाद आता था रोगी वृक्ष यानी डिजीज ट्रीज। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो समय आने पर पर्यावरणीय कारकों से या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन से या कुछ अपने स्तर से रोगी हो जाते हैं, उनमें रोग लग जाते हैं, फंगस लग जाता है, फफूंद लग जाता है, पत्तियां झुलस जाती हैं, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं। तो उन कारणों के उपरांत जो वृक्षों का जो समूह बनता है और उन वृक्षों के बने हुए समूह से जो वन बनते हैं, उन वनों को, उन वृक्षों के समूह को रोगी वृक्ष कहते हैं या रोगी वन कहते हैं। इन वनों में ज़्यादातर वही वृक्ष आते हैं जो डिजीज कॉजेज होते हैं या जो डिजीज वाहक होते हैं, जो रोगी वाहक होते हैं, जिनमें रोग, तमाम प्रकार के रोग लग सकते हैं। इसके बाद वन ऊंचाई, वन व्यास, वन आयतन, यानी फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो भी, फॉरेस्ट डायमीटर, वन ऊंचाई और वनों का आयतन यानी ट्रीज वॉल्यूम या फॉरेस्ट ट्रीज वॉल्यूम, इसको भी हम इसी में आकलन करते हैं। इसके बाद इसी का लास्ट आता है दोस्तों आवरण घनत्व यानी कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी को हम जब तक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जब तक हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, जब तक वृक्ष का पूरा वृद्धि विकास संभव ना हो सके। और दोस्तों पौधा जो हमारा होता है, जो वृक्ष होता है हमारा, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, यानी उम्र दर उम्र उसमें वृद्धि विकास होता चला जाता है। सीजन में भी उसमें वृद्धि विकास हो जाता है, सीजन के अकॉर्डिंग भी उसमें वृद्धि विकास हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम आवरण घनत्व को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पूरी तरह से नहीं दर्शा सकते, क्योंकि वृद्धि विकास पौधों का जो है दर प्रति दर होता चला जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक आपका आता है वृक्ष के भाग यानी पार्ट्स ऑफ ट्रीज। तो हम वृक्षों के भाग को दो प्रकार से दर्शा सकते हैं। पहला आता है भूमि के ऊपर वाले भाग और दूसरा आता है भूमि के नीचे वाले भाग। यानी पौधे के ऐसे भाग जो भूमि के ऊपर रहते हैं और ऐसे भाग जो भूमि के नीचे रहते हैं, उनको हम अंडरग्राउंड पार्ट्स कह सकते हैं। प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स भी हम उनको कह सकते हैं। तो भूमि के ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं दोस्तों, सबसे पहला पार्ट है आपका क्राउन यानी छत्र और दूसरा है स्टेम और तना। इन दोनों भागों को हम भूमि के ऊपरी तल के भागों में दर्शा सकते हैं। इसके बाद भूमि के नीचे वाले जो भाग होते हैं उसमें केवल आपका रूट जोन एरिया यानी जड़ क्षेत्र ही आता है। इसी के साथ साथ जो पौधे के जमीन के ऊपर वाला भाग है वो पौधे के अनुरूप ही वृद्धि विकास करता है, यानी उसमें तमाम प्रकार के हम भाग देख सकते हैं, जैसे कि तना हुआ, पत्तियां हुई, छत्र का आकार हुआ, इन सारी क्रियाकलापों को हम उसमें दर्शा सकते हैं। इसके बाद इन सारे भागों को भी हम उसमें देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका जमीन के नीचे वाला भाग है, जो हमने जड़ क्षेत्र के लिए बताया है, जड़ क्षेत्र में भी कई प्रकार की जड़ें आती हैं, मूछड़ा जड़, झकड़ा जड़, अपस्थानिक जड़, इन तमाम जड़ों को भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सकें। और यदि आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको टाइप कर सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।